नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु एजुकेशनल संसार में। साथियों, इससे पहले अभी हमने पढ़ चुका है गणित का परिचय, अर्थ और परिभाषा। आज हम पढ़ेंगे उसी सीरीज में दूसरा पार्ट है हमारा इस वीडियो का, जिसमें हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में, टाइप ऑफ नंबर्स, नंबर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इससे पहले हमने संख्या और अंक के बारे में पढ़ चुका है। अगर अभी आप हमने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज टाइप ऑफ नंबर्स, जो कि नंबर सिस्टम का ये दूसरा पार्ट होगा हमारा। टाइप्स ऑफ नंबर में सबसे पहले हमारा आता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम सब इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृतिक संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, ठीक है, जो जीरो से बड़ी होती हैं, यानी जीरो से बड़ी सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जीरो से बड़ी सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। कहने का अर्थ है कि जीरो से लेके जितनी भी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 यानी कुछ भी हो सकती हैं, वो जीरो से बड़ी होनी चाहिए और धन पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, तो वह सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्या जो स्टार्ट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक। ठीक है, तो ये सभी संख्याएं जो जीरो से बड़ी होती हैं वो क्या कहलाती हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। दूसरा हमारा आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। क्या कहा जाता है? होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम जीरो मिला दें, ठीक है, यानी जीरो से लेके इनफाइनाइट तक जो होती हैं वो सब प्राकृतिक होल नंबर कहलाती है, यानी पूर्ण संख्या। 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे अनंत तक। ठीक है, तो होल नंबर क्या होता है? प्राकृतिक संख्याओं में जब हम जीरो को मिला देते हैं तो वो पूरी संख्याएं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, यानी होल नंबर, और हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या। और एग्जाम में सवाल कभी कभी पूछता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से। तो सबसे छोटा जो पूर्ण संख्या होगा वो हमारा जीरो होगा, और सबसे बड़ी तो वो अनंत होता है, उसका कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, एग्जाम में कभी पूछेगा नहीं कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होता है, क्योंकि संख्याएं अनंत हैं। तो सबसे छोटी पूछेगा तो जीरो और इनफाइनाइट बता देंगे हम जब बड़ी संख्या पूछेगी। ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी, क्योंकि संख्याओं का कोई लिमिट नहीं है, कितना संख्या जाता है, तो हम अनंत तक चले जाएंगे, लेकिन बड़ी संख्या हमें नहीं मिलेगी। इसलिए क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो हमेशा हम जीरो बताएंगे। और कभी पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। ठीक है, तो नेचुरल नंबर जो होगा हमारा, सबसे छोटा नेचुरल नंबर जो होगा वो 1 होगा। ठीक है, 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एंड 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक है, 0 सबसे छोटी पूर्णांक संख्या और 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो ये हो गया प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। अगला है हमारा सम संख्या। तो इवन नंबर क्या होता है? वह संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो।
वह संख्याएं जो 2 से विभाज्य हों सम संख्या कहलाती हैं। सम संख्या कहलाती हैं। अब विभाज्य का मतलब होता है कि भाग देने पे 2, तो जिन संख्याओं में हम 2 से भाग देते हैं और शेषफल हमारा 0 आता है वे सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? सम संख्या। और सबसे छोटी सम संख्या हमारा 2 होता है। तो 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ऐसे सीरीज चलता जाएगा और इनफाइनाइट तक जाएगा। तो जो संख्याएं 2 से विभाज्य होगी वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? सम संख्याएं। जैसे हम ले लेते हैं 100। अगर हम 100 में 2 से डिवाइड करें, ठीक है, यानी भाग करें, तो हमारा 50 आ जाएगा और शेषफल कितना आ जाएगा? 0। तो जब भी किसी संख्या में हम 2 से भाग दें और शेषफल हमारा 0 प्राप्त हो तो वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? सम संख्या यानी इवन नंबर। ठीक है। इवन नंबर के बाद हमारा आता है विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या को हम अंग्रेजी में ऑड नंबर कहते हैं। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं? जिन संख्याओं में दो से भाग देने पर शेषफल बच जाता है। वह विषम संख्याएं कहलाती हैं। वह विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो जिन संख्याओं में 2 से भाग देने पर शेषफल बचता है, ठीक है, यानी जिसमें हम 2 से भाग दे दें और कुछ भी शेषफल बच जाए, यानी 2 से वो विभाज्य ना हो, तो वह सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है। तो कहने का मतलब है सम संख्या का अपोजिट होता है, यानी उल्टा होता है विषम संख्या। सम संख्या में क्या होता था? 2 से भाग देने पर शेषफल 0 आता था, और विषम संख्या में क्या होता है कि 2 से जब हम भाग देंगे तो उसमें कुछ ना कुछ शेषफल बच जाएगा। तो वह सभी संख्याएं जिसमें 2 से हम भाग देने और उसमें कुछ शेषफल आ जाए तो वह क्या कहलाएंगी? विषम संख्या यानी ऑड नंबर। ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को हम कहते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वह संख्याएं होती हैं जो किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होती है, यानी किसी भी संख्या से भाग देने पर वो विभाज्य नहीं होगी। वह सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी? प्राइम नंबर। ठीक है। प्राइम नंबर में एक गुण होता है कि ये सभी संख्याएं सिर्फ अपने आप से विभाज्य होंगी और 1 से होगी। ठीक है, या तो अपने आप से विभाज्य होगा या तो फिर वो 1 से होगा। जैसे हमने ले लिया 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23 ऐसे करके। तो ये संख्याएं जो हैं ना तो 1 से विभाज्य हैं, ना से 2 से, 1 से तो है ही, 2 से विभाज्य नहीं है। तो 3 किससे किससे विभाज्य होगा? 3 जो है हमारा 1 से विभाज्य होगा और 3 से होगा। तो 3 के पास जो है सिर्फ 2 फैक्टर हैं, 1 और 3, या तो 1 है या तो वो स्वयं संख्या है। तो ऐसी संख्याएं जिसके 2 फैक्टर होते हैं, 1 या फिर वो स्वयं नंबर। ठीक है। तो 3 भी हमारा प्राइम नंबर हो जाएगा। ऐसे ही 5 है,
फाइव जो होगा या तो 1 से होगा या तो फिर अपने आप से होगा 5 से, ठीक है। तो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्याओं के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, या तो 1 होगा या तो फिर वो स्वयं संख्या अपना होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अभाज्य संख्या। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, फिर इसको हम मिटाते हैं। हो गया, तो मिटाते हैं इसको हम। इसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर जो आता है वो आता है शाह अभाज्य, यानी शाह अभाज्य, जिसको हम कहते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम। अब को प्राइम क्या होता है, यानी शाह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वह संख्याएं, यानी वह 2 संख्याएं जिनका HCF 1 आए। कितना है? 1 आए। वह सभी संख्याएं, ऐसे लिखिए, 2 ऐसी संख्याएं, 2 ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 हो, वह संख्याएं शाह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। शाह अभाज्य कहलाती हैं। अब 2 ऐसी संख्याएं जिनका HCF 1 आता है, वो सभी संख्याएं को प्राइम यानी शाह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे हम 2 संख्याएं ले लेते हैं 3 और 5। अब 3 और 5 का अगर हम HCF निकालें, HCF कैसे निकाला जाता है? ऐसे देखिए, 3 का हम 1 टाइम टेबल पढ़ेंगे तो 3 1 जा 3, 5 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 आएगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा रिमाइंडर आता है, ठीक है, रिमाइंडर को हम भाज्य बना देते हैं, ठीक है, और जो हमारा पहले भाज्य होता है उसको हम, तो अब 2 से हम फिर डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 और 3 से 2 निकलेगा तो 1 आ जाएगा। फिर इसको हम भाजक बना देंगे और 2 हमारा भाज्य हो जाएगा। अब 1 का हम टेबल कितने टाइम पढ़ें कि 2 से 2 कट जाए, ठीक है, तो 1 2 जा 2 और यहाँ पे शेषफल हमारा 0 आ गया। जब जिस संख्या से हम भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए तो वही संख्या हमारा क्या होता है? HCF होता है, ठीक है। तो इसका जो HCF आया कितना आ गया? 1। तो 3 और 5 इन दोनों का HCF जब 1 आ गया तो ये दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी? आपस में शाह अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही हमारा और भी पेयर है, 3 और 5 हो गया, ये दोनों संख्याएं आपस में शाह अभाज्य संख्याएं हैं। फिर 7 और 11 हो गया, ये भी आपस में क्या है? शाह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शाह अभाज्य संख्याएं। इसके बाद हमारा आता है पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। अब इंटीजर क्या होता है? पूर्णांक सभी ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्याएं
पूर्णांक कहलाती हैं। इंटीजर क्या होता है, जितने भी संख्याएं हैं चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, यानी सभी ऋणात्मक तथा धनात्मक संख्याओं को जो हम एक साथ लिखते हैं तो सभी क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं, यानी पूर्णांक संख्याएं होती हैं। हम कोई भी नंबर लिख दें, जैसे लिख दें -3, तो -3 हमारा एक क्या होगा, इंटीजर होगा यानी पूर्णांक होगा। +3 लिख दें तब भी ये क्या होगा, पूर्णांक होगा। -77 हमने लिख दिया तो ये भी क्या होगा, ये भी हमारा एक पूर्णांक ही होगा, ठीक है। या +99 लिख दें, प्लस कभी लगाते नहीं हैं नंबर के सामने, ठीक है, क्योंकि सभी संख्याएं जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं लगा तो वो धनात्मक संख्याएं ही होती हैं। तो कहने का मतलब है कि सभी ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। जैसे हमने एक नंबर लाइन बनाया हुआ है, 0 के दाएं साइड में जाएंगे, ठीक है, यानी 0 के दाएं साइड में जब भी जाएंगे तो हमें धनात्मक पूर्णांक मिलेगा, और 0 के जब हम बाएं साइड में चलेंगे तो हमें ऋणात्मक पूर्णांक मिलेगा। ऋणात्मक पूर्णांक मिलेगा, ठीक है। तो समझ में आ गया आप सबको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम मिलाते हैं इसको। पूर्णांक के बाद हमारा नेक्स्ट नंबर जो आता है परमीय संख्या। नेक्स्ट नंबर हमारा परमीय संख्या। परमीय संख्याएं क्या होती हैं देखते हैं हम। वह संख्याएं, ठीक है, वह संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जाए, लिखा जा सके। वह परमीय संख्या कहलाती है। तो क्या लिखा है, ये वह संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके वह परमीय संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो P/Q यानी बटे के रूप में जो भी संख्याएं लिखी जा सकें उनको क्या कहेंगे, हम परमीय संख्या कहेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, P बराबर हम ले लेते हैं 1 और Q बराबर ले लेते हैं 2, तो इसको हम P/Q के रूप में लिखेंगे। तो जो नंबर होगा हमारा P की जगह पे 1 रखेंगे और Q की जगह पे 2 रखेंगे, तो 1/2 ये हमारा क्या होगा, परमीय संख्या होगा। क्या होगा, परमीय संख्या होगा, ठीक है। तो कोई भी नंबर हो जो ऐसे P/Q यानी बटे के रूप में जो भी संख्याएं होंगी सब परमीय संख्या कहलाएंगी। जैसे 3/6, 7/5, 11/13, ये सभी क्या हैं, परमीय संख्या हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक शर्त है कि इसमें जो Q होगा वो ≠ 0, कभी भी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। Q का मतलब Q हमारा क्या है, हर है, तो हर का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम 0 रख देंगे किसी परमीय संख्या में, हर का मान 0 रखने पर उसका मान क्या हो जाता है, सब का मान अनंत हो जाएगा, और अनंत परमीय संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये शर्त होता है परमीय संख्याओं में कभी भी हर का मान 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो समझ में आया कि परमीय संख्या क्या होता है, जो भी संख्याएं P/Q के रूप में लिखी जा सके, यानी बटे के रूप में जो भी संख्याएं लिखी जा सके वो सब क्या होते हैं, परमीय संख्या होते हैं। अच्छा, हम मान लें कि
टू ही सिर्फ दें तो टू हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा कि नहीं होगा? तो कुछ लोग कहेंगे कि नहीं होगा, लेकिन टू भी हमारा एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि सभी नेचुरल नंबर का हर एक माना जा सकता है। ठीक है, तो ये भी हमारा p/q के रूप में हो गया। तो चाहे जो भी प्राकृतिक संख्या हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, कुछ भी हो डॉट डॉट करके, ठीक है, तो सभी प्राकृतिक संख्याएं भी हमारे परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, क्योंकि सबका हम एक रख सकते हैं हर, और एक अगर हम हर मान लें तो वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। 1 है तो 1 ही इसका वैल्यू होगा, 2/1 है तो इसका वैल्यू 2 ही होगा, 3/1 है तो इसका वैल्यू 3 ही होगा। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं भी हमारे क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर है हमारा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या अब परिमेय हमको पता चल गया क्या होता है। परिमेय, अपरिमेय सेम इसी का उल्टा होता है। ठीक है, परिमेय संख्या का उल्टा होता है अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय में क्या होगा, जिनको हम p/q के रूप में ना लिख सकें, तो वह संख्याएं जिनको p/q के रूप में ना लिखा जा सके, ठीक है, तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वह संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में ना लिख सकें, वह सभी संख्याएं क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी। जैसे √3 या √5, √7, अधिकतम अपरिमेय संख्याओं में अंडर रूट यानी करड़ी लगा हुआ होता है। ठीक है, तो पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपरिमेय संख्या में हम कहीं भी अंडर रूट देखें तो समझ लेना चाहिए कि वो संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन एक शर्त इसमें और भी है, वो संख्या ऐसी नहीं होना चाहिए जिसका वर्गमूल निकल जाए। ठीक है, यानी √4 का हम जब वर्गमूल निकालेंगे तो इसका जो मान आएगा वो 2 आ जाएगा। तो 2 हमने अभी बताया था कि सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। तो 2 हमारा एक परिमेय संख्या निकल गया। ठीक है, तो ऐसी जो संख्याएं जिनका वर्गमूल निकल जाए वह क्या होती हैं, अपरिमेय नहीं होती, वो परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि वह संख्याएं जिनको p/q के रूप में ना लिख सकें हम, वो क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसके बाद हमारा आता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होता है, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, जितने भी परिमेय संख्याएं हैं और अपरिमेय संख्याएं हैं उन सबको हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब वास्तविक संख्या में लेकिन यहाँ पे एक शर्त है कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जो होनी चाहिए वो धनात्मक होना चाहिए, धनात्मक संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, सभी धनात्मक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए, थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, सभी धनात्मक
ठीक है। तो सभी धनात्मक परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे 2/3 ये भी हमारा, ये तो है परिमेय संख्या, ठीक है, लेकिन ये वास्तविक संख्या के अंतर्गत भी आएगा। 3 हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन ये भी हमारा वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है सभी परिमेय और अपरिमेय, वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, ठीक है। तो सभी धनात्मक परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो होता है अवास्तविक संख्या होता है, अवास्तविक संख्या। तो अवास्तविक संख्या क्या होता है, ऐसी संख्याएं, ठीक है, इसको हम काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, ठीक है। अवास्तविक संख्या या काल्पनिक नंबर। तो अवास्तविक संख्या और काल्पनिक नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर, ऐसी संख्याएं, ठीक है, जिनका वास्तव में कोई वैल्यू नहीं होता है। अब आप कहेंगे कि ऐसी कौन सी नंबर है जिसका वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। तो है ऐसी नंबर, जैसे हम कह दें √-9, तो कभी -9 का वर्गमूल नहीं निकल सकता, ठीक है। तो इसको हम काल्पनिक संख्या कहते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, कि ऐसी संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन इन संख्याओं का कोई हमारे दैनिक जीवन में यूज नहीं होता है। या फिर √-5 या √-7, तो ये सब क्या होगा, काल्पनिक संख्या होगा, क्योंकि ये सब कोई रियल नंबर नहीं है, ये सब काल्पनिक नहीं है, अवास्तविक है, ठीक है, काल्पनिक है और अवास्तविक है। और नेक्स्ट हमारा आता है इसके बाद सम्मिश्र संख्या, इसको कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्या का एक पूरा चैप्टर है, कक्षा 11 में जब आप सब पढ़ेंगे तो कक्षा 11 में सम्मिश्र संख्या का पूरा चैप्टर ही मिलेगा, ठीक है। तो सम्मिश्र संख्या क्या होता है, इसको जान लीजिए आप सब। सभी वास्तविक और अवास्तविक संख्याओं को मिलाने से, ठीक है, वास्तविक तथा काल्पनिक या अवास्तविक, ठीक है, सभी वास्तविक तथा काल्पनिक संख्याओं को मिलाने से, संख्याओं को मिलाने से सम्मिश्र संख्याएं बनती हैं। सम्मिश्र संख्याएं बनती हैं, ठीक है। तो देखें हम, जैसे वास्तविक संख्या हम कोई ले लेते हैं 5 और काल्पनिक संख्या ले लेते हैं कोई हम 8, ठीक है। तो ये हमारा सम्मिश्र संख्या होगा, क्या होगा, सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र संख्या हमें ऐसे नहीं मिलेगा देखने को, ये कुछ इस तरीके से मिलेगा, 8i, 5 + 8i। जो i का वैल्यू होता है इसको आयोटा कहते हैं, ठीक है। i का जो वैल्यू होता है वो -1 होता है, ठीक है, इसमें होना चाहिए, ठीक है। तो 5 + √-8, इसको हम क्या कहेंगे, सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, √-1 और मल्टीप्लाई √8, और √-1 को हम i लिखते हैं, तो ये जो हमारा हो जाएगा √8i। तो ये ऐसी जो भी संख्याएं हैं हमारे पास, ठीक है, वो सभी सम्मिश्र संख्याएं होती हैं। तो आज का क्लास बस यहीं तक का, अगली क्लास में फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।